पास्कल्स लॉ। ये पास्कल कौन है, कहीं नाम सुना है क्या इनका? एक्चुअली प्रेशर की यूनिट पास्कल के नाम पे रखी है ना अपन ने। तो पास्कल कहीं ना कहीं एक जाने माने पर्सन है, और प्रेशर में इनकी बहुत बड़ी डिस्कवरी प्रेशर के फील्ड में इनकी है, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये एक्चुअली में इतनी बड़ी रिसर्च थी कि आज तक ये काम आ रही है, और ये आज से 400-500 साल पहले इन्होंने बनाया था। ठीक है। देखो बच्चों, ये कंटेनर है, लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर। और पागल वागल हो क्या, पहले बता देना चाहिए ना कि पास्कल्स तो पढ़ा चुका हूँ। एफ अपॉन ए वाला मैं तो करवा तो दिया, फिर क्यों? अब मैंने पूछा भी पास्कल के बारे में, कहीं पढ़ा है तो नहीं। लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9th में पढ़ा था इसके बारे में। लिखो डब्लू, सही है। वही बात है सर, आपके पास कौन सी कार है? जी वैगन आर। जी वैगन से डायरेक्ट वैगन आर, वैगन आर पे पहुंचा दिया। चलो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों इसके बारे में क्या जानते हो आप लोग आर्किमिडीज? क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे जो 9th में मुझसे पढ़ भी चुके हैं, तो उन्हें मैंने बताया था। 9th के छोड़ा, मैं 2 दिन पहले का नहीं पता। पास्कल्स लॉ नहीं पता, आर्किमिडीज और पूछ रहे हो आप। कुछ आइडिया है इसके बारे में? आर्किमिडीज का कुछ भी आइडिया नहीं। एक्चुअली बेटा ये किंग के क्राउन का टेस्ट करना चाहते थे कि उसमें गोल्ड प्योर है कि नहीं, और गलती से रिसर्च बन गई उनसे, जो अपन अभी देखने वाले हैं। तो ये चेक करना चाह रहे थे कि किंग का क्राउन में गोल्ड प्योर है या नहीं है। ये चेक कैसे किया, पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं इन्होंने करा कैसे इस एक्सपेरिमेंट को। प्रॉपर 9th क्लास के लेवल से उठा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा है। फ्लूइड से मेरा मतलब अभी जनरली यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर भरा है। ठीक है। ये बिल्कुल फुल था, टॉप तक इतना फुल था कि अगर इस पर एक मक्खी बैठे तो पानी बाहर डल जाएगा। ठीक। इसको मैंने एक बड़ी सी थाली में रख लिया, और इसके अंदर डाल दिया एक ब्लॉक। क्या होगा? ब्लॉक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने, क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, तो लिक्विड बाहर आ गया। इसको क्या मैं अभी एक नाम दे दूं, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्यों डिस्प्लेस हुआ ये? क्योंकि ये ब्लॉक रखा था। कितना डिस्प्लेस हुआ है? जितना ब्लॉक का वॉल्यूम हुआ होगा। फिलहाल मैं इसको वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बोलता हूँ, तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम भी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा। बोलो समझ आ रही बात नहीं आ रही? फिर इन्होंने इस पूरे वाटर को उठाकर एक तराजू में रखा। जानते हो ना स्प्रिंग वाला वेट बैलेंस होता है, देखा है कभी सिलेंडर नापते हैं इसी से? उसमें रखा तराजू में। तो इसका जो वेट होगा, इसका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, ये वापस से वही है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसको मैंने दूसरे बर्तन में रखा। इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू क्या, m इंटू जी होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू जी। और अगर मैं मास को कन्वर्ट करना चाहूँ, आप लोग जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला, ड्रॉ इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू
वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू जी। और अगर आप लोग बुरा ना मानो तो ये वॉल्यूम क्या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं था? हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर था। तो क्या मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यहाँ तक बोलो कितने बच्चों को समझ नहीं आई? क्या क्या किया अपन ने? ब्लॉक को पानी में डुबाया, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड निकाला, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का तराजू में वजन किया और उसका वेट निकाला। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अब ये बताओ, आप लोगों में से स्विमिंग कितने लोगों ने कभी जिंदगी में ट्राई एटलीस्ट की है? पानी में डुबकी मारी है सबने? ऑनलाइन कोर्स? ऑफलाइन किया है? तो अगर ऑफलाइन किया तो आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लिक्विड में अंदर जाते हैं तो एक अपथ्रस्ट फोर्स हमारे ऊपर लगता है। कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? अच्छा आप लोगों ने इसका नाम बयानसी रखा है, अपथ्रस्ट फोर्स बयानसी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये होता क्या है? अच्छा कितना होता है अगर ये पूछ लो तो? ये नहीं पता है ना अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? कोई बात नहीं, आर्किमिडीज को भी नहीं पता था, लेकिन इन्होंने देखा एक मिरेकल हो गया इनके सामने। ये वेट अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर था वो किसके बराबर था? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। बोलो ये बात क्लियर है? अभी लिखना मत कोई भी, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करूंगा अभी। ये वेट डिस्प्लेस्ड वाटर है, इसका वेट नहीं है याद रखना, लेकिन इस पे जो फ्लूइड फोर्स लगाने वाली है ऊपर, वो किसके बराबर है? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। ये उनको देखने को मिला प्रैक्टिकली। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, इस ब्लॉक क्या स्टे कर दो, ये पूरा mg कैसे निकाला? ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट था mg। mg को क्या मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ? बस मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, बस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की जगह वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने खुद ने बोला था डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, मैंने ये रख दिया। फिर इन्होंने बोला कि ये वेट जो होता है यही अपथ्रस्ट फोर्स होता है, जिसे फोर्स ऑफ बयानसी बोलते हो, बयानसी बोलते हो, जो भी नाम रखना है। ठीक है, सब कुछ यही है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं ध्यान से देखूं, दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो अर्थ इसे नीचे खींच रही होगी mg से, और एक फोर्स फ्लूइड इसके ऊपर लगा रही होगी अपथ्रस्ट। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। अब ये बेटा अपथ्रस्ट फोर्स, अगर इन केस, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, एक्चुअली में तीन आप मान सकते हो बट दो ही होती हैं। एफ अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन mg, या फिर एफ अपथ्रस्ट इज लेस देन mg। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े लिखे हो। अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा? अरे वाह कमाल कर दिया तुम लोगों ने। बॉडी क्या करेगी? और अगर mg से कम हुआ अपथ्रस्ट तो? बताओ, इसमें मैंने क्या पढ़ा है तुम लोगों ने खुद ने बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके मास को भी मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकता हूँ? इसका तो फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। और इस तरफ इसको अगर मैं चेंज करूं इसके मास को, तो ये भी तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। किसका डेंसिटी? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। ध्यान से देखो ये दोनों गुजर गए, क्या बचा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कर रहा था? फ्लोट। मतलब अगर दो कंपाउंड है, दो कंपोनेंट है आपके पास, जो कंपोनेंट फ्लोट कर रहा है डेफिनेटली फ्लोट क्यों करेगा? अगर उसकी डेंसिटी कम है, कम। ठीक है, किससे? फ्लूइड से कम है। तो मैं अगर बोलूं ऑयल वाटर पे फ्लोट करता है, तो ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने मरकरी दिया, वो वाटर के अंदर डूब जाएगा, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वाटर में डिप हो गया। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में नहीं, सम स्पेशल केसेस सॉलिड में भी लगती है, ये वाली प्रॉपर्टी। आप लोगों ने गेहूं साफ करते हुए देखा है कभी? हाँ, घर पे वो गेहूं साफ करते हैं ना, उससे क्या करते हैं? उसे ऐसे उछालते हैं, और एक्चुअली में वही नहीं, सबसे पहले जब उछालते हैं ना उसको, तो उसमें क्या होता है? लकड़ी के पार्टिकल्स, अब तो खैर साफ आते हैं पहले से गेहूं, लेकिन पहले लकड़ी के पार्टिकल्स भी आते थे जो
फसल होती थी उसके पार्टिकल्स, वो हल्के होते हैं बहुत। तो गेहूं जैसे आप गिराते हो तो हल्का वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ रह जाता है और भारी वाला पार्ट नीचे आ जाता है। देखो वही काम तो कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। या फिर उसको ऐसे ऐसे करके चलाते हैं तो भी वो पार्ट ऊपर आ जाता है, कभी आप करके देखना, हल्के वाला पार्ट ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, वो इसी वजह से होता है। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़ी कुछ चीज़ें फील कराता हूँ आपको। टॉपिक तो एक्चुअली में यहीं पे फिनिश हो गया ये, पर अभी और चीज़ें फील करेंगे अपन। कभी पानी आप लोगों ने गर्म किया होगा भगोनी में, क्या होता है, जैसे जैसे गर्म होने लग जाता है तो उसमें देखना धीरे धीरे टॉर्नेडो स्टार्ट हो जाता है, ऐसा पानी के अंदर। ये क्यों हो जाता है, तूफान। हाँ, क्यों जा रहा है वो गर्म पानी ऊपर। देखो जैसे नीचे वाली लेयर को तो हीट दे रहे थे आप, नीचे वाली लेयर को हीट दे रहे थे, तो क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज अगर होता है तो क्या डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, मास तो उतना ही है, कांस्टेंट है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। नीचे वाले फ्लूइड की होगी डेंसिटी डिक्रीज, अब डेंसिटी कम हो गई तो क्या करेगा ये, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर वाला लिक्विड नीचे आ जाता है, फिर वो नीचे आया, नीचे फिर वो गर्म हो गया, फिर वो ऊपर चला गया, दूसरे को नीचे भेज दिया। हाँ, तो एक कंटिन्यूस साइकिल चालू हो गई यहाँ पर, कंटिन्यूस साइकिल, इसी वजह से वहाँ पर टॉर्नेडो फॉर्म होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि भगोनी को चढ़ाती तुरंत वो घूमने लग जाए, ऐसा तब नहीं होता, काफी देर बाद ऐसा होता है। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ कि ना सबको। अब आते हैं, ये था 9th क्लास तक जो आपने सीखा था, बट अब 11th पे लेकर आता हूँ, बोलो इसको समझने में कोई डाउट है तो। छोटा सा चेंज है 11th और 9th में। 9th में पढ़ा देते हैं कि ऑब्जेक्ट अंदर गया जितना, उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, लेकिन जरूरी है कि ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर जाए, हो सकता है वो यहीं पर स्टेबल हो गया, तो फिर डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस इतना सा चेंज है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, इसकी जगह क्या बोलेंगे हम लोग, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो बस ऑब्जेक्ट हटा देते हैं हर जगह से, क्या बचेगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, बात खत्म। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमेशा ट्रू है, जो इसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, हमेशा ट्रू है। बट ये वाला पॉइंट हमेशा ट्रू नहीं है, रीजन बता सकते हो क्यों। ये सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है, सॉरी डेंसिटी वाला मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, इधर भी लिख देता हूँ। इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, बट ये हमेशा ट्रू नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है जब पानी के अंदर हो ऑब्जेक्ट, हमेशा ऐसा मत बोलना। ठीक है, वहां पर कुछ और भी केसेस हो सकते हैं, लाइक मैं एक बात बोलूँ, आयरन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, अगर मैं एक आयरन का ब्लॉक पानी पर रखूँ डूब जाएगा, आयरन की शिप तो नहीं डूबती, उसका शेप हम लोग ऐसा बना देते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब सॉरी कम करनी है मुझे, बढ़ने नहीं कम करनी है, क्योंकि उसमें अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम, हवा क्रिएट करते हैं, एक अजीब सी शेप बनाते हैं। एक आयरन की मेटल की बड़ी सी बॉल बना दो जिसमें अंदर हवा एयर टाइट हो, नहीं डूबेगी वो कभी भी, नहीं डूबेगी। आयरन की एक बॉल बना दूं जिसमें अंदर हवा भरी हुई है, एक खुद बात बताओ, रबड़ पानी पर डालोगे डूब जाएगी, इसी रबड़ की बनी हुई फुटबॉल नहीं डूबती, नहीं डूबेगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप कर दिया मैंने एक्चुअली में क्या वर्क किया है, एक गिवन वॉल्यूम में उसका मास रिड्यूस किया, देखो गिवन वॉल्यूम में मास रिड्यूस कर दिया, यही तो होता है डेंसिटी को अपन को डिक्रीज करना इंक्रीज करना। ठीक है, तो अपन यहाँ पर गेम खेलते हैं, आई बात समझ, पक्का। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका हमेशा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम के लिए। डन, क्वेश्चंस की शुरुआत करें, नॉर्मल नॉर्मल से, हाँ लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर यहाँ से थर्ड फोर्थ। और इसको अगर हो सके तो अपने फॉर्म में थोड़ा सा लैंग्वेज और बना के लिख देना अपन ने किया क्या, वरना जैसे पास्कल लॉ याद नहीं था, ये तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो आज ही चैप्टर 1/3 खत्म होने वाला है, बस अब क्वेश्चंस करेंगे और 1/3 खत्म। अब स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, इसके बाद ये स्टैटिक्स पढ़ रहे थे।
डब्ल्यू की जगह उसको एफ अप थ्रस्ट बोलना, एफ यू। डब्ल्यू अपन ने बोला था क्योंकि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर था, बट यही अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। अच्छा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अपथ्रस्ट फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स लग क्यों रहा है? सोच के आना, अपथ्रस्ट फोर्स क्यों एक्ट कर रहा है? वो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, मैं तो ये पूछ रहा हूँ अपथ्रस्ट फोर्स दुनिया की हर बॉडी पे लगता है, चाहे आयरन का पीस दूंगा तो भी लगेगा उस पर। एक्चुअली में वेट कम हो जाता है उसमें, पानी में जैसे आप अगर विंग मशीन पर वेट चेक करो तो वेट कम हो जाएगा। रीजन है अपथ्रस्ट फोर्स लग क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अपथ्रस्ट फोर्स? एक्शन रिएक्शन? नहीं, क्यों, ऐसे क्यों? बेटा फिर तो हवा में भी हम पे लगना चाहिए था, हम भी फ्लूइड में। ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब पूरा बॉडी सबमर्ज्ड हो। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से आप तभी कंपेयर करना। हाँ, नहीं, नीचे वाले दोनों पॉइंट जिन पे क्रॉस लगाए मैंने, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। क्योंकि आयरन की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसका बोट तैर रहा है, फिर तो आप बोलोगे सर ज़्यादा डेंसिटी वाला आपने तैरा दिया। ओवरऑल डेंसिटी वहाँ पर चेक की जाती है, आयरन की डेंसिटी नहीं चेक की जाएगी। नहीं लगा आइडिया? चलो हिंट दे दूँ थोड़ा सा। जैसे ये ऑब्जेक्ट वाटर में सबमर्ज्ड है, यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा होगा इस पर ड्यू टू डेप्थ, यहाँ पर भी लग रहा होगा, लेकिन इसकी हाइट की वजह से क्या प्रेशर वेरिएशन है, दोनों में डिफरेंस है इसकी हाइट की वजह से। सोचो तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये, तो ये फोर्स अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा है तो यही रीज़न बनता है अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स आता है। ठीक है, तो चाहो तो लिख लेना। मेरा क्या, मैं चाहूँ तो उससे भी फॉर्मूला आपको डिराइव करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं उससे डिराइव करवाऊँ। प्रेशर वेरिएशन की वजह से आप निकाल सकते हो रॉजी एच वाले फॉर्मूले से, ठीक है, बट मैं चाह नहीं रहा उससे डिराइव करो। तो उस पर अपथ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ, क्योंकि देखो सिर्फ इसमें एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक ही फैक्टर पे, हाइट पे अकेले डिपेंड नहीं कर रहा है, डेंसिटी पे तो डिपेंड कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, सिर्फ हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, हाइट का वेरिएशन ज़्यादा है, तो शायद वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ने लग जाएगा, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए। आपके पास ये जनरली एक लाइन का सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अपथ्रस्ट फोर्स, तो आप लोग इसमें देना प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू डेप्थ इन फ्लूइड, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। तुम अगर ध्यान से समझो इस चीज़ को, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है अपन ने, वॉल्यूम सबमर्ज की जगह, एक मिनट के लिए ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ मैं, पूरा बॉडी डूबा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ रॉ इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ध्यान से देखो वॉल्यूम क्या होता है, खुद एरिया इंटू हाइट ही तो होता है, यहाँ पर एरिया इंटू हाइट आता है। ठीक है, चलो लिखो एक क्वेश्चन। अ सिलेंडर, a cylinder is floating in a beaker which contains the liquid
आगे लिखो द हाइट h1 एंड h2 of the cylinder height h1 and h2 of the cylinder is submerged in the liquids of density ρ1 and ρ2. respectively as shown in फिगर मैं दे दूंगा अभी बनाकर. ठीक है, लिख दिया. लिखो इसमें आगे what will be the change in submerged length of cylinder in fluid 2 if we increase cylinder in fluid 2 if we increase the height of fluid 1 above fluid 2. above fluid 2 डायग्राम दे रहा हूं बनाकर. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी नेचुरल भाषा में समझने की कोशिश करो. मान लिया एक कंटेनर था, इसमें आधा तो ऑयल भरा था, इसके नीचे वाटर है. ठीक है, और ये सिलेंडर कुछ ऐसे अटका हुआ है बीच में, जिसकी ऊपर की तरफ लेंथ L2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसकी L2, यहाँ से यहाँ तक है लेंथ L1. इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. आपको सॉल्व करना है कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऑयल भरना शुरू कर दिया. और क्वेश्चन ये है, कंटेनर में ऊपर से और ऑयल भरना शुरू कर दिया, तो इसकी हाइट कितनी ऊपर या नीचे आ जाएगी, ये पूछा गया आपसे. L1 L2 में क्या चेंज आएगा.
मैं करवाऊँ? एक क्वेश्चन है, चलो पहला मैं करवा देता हूँ। देखो इसके ऊपर आप ऑयल कॉलम को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी इंक्रीज कर दो ऑयल कॉलम को, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? L1 L2 चेंज ही क्यों होएगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर लिखो, नो इफेक्ट इन चेंज इन लेंथ, सॉरी, नो इफेक्ट ड्यू टू चेंजिंग हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसकी वजह से कोई लेंथ में चेंज नहीं आएगा, क्यों आएगा चेंज? नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द हाइट ऑफ फ्लूइड वन, फ्लूइड वन की हाइट इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रीजन समझो क्यों। अगर मैं इस पर टोटल एफ अप थ्रस्ट देखूं, तो एफ अप थ्रस्ट टोटल कितना होगा? दो लिक्विड्स की वजह से आ रहा है, एक तो इस लिक्विड की वजह से, एक इस लिक्विड की वजह से। पहले ऊपर वाले लिक्विड की वजह से कितना आ रहा होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज ρ1, सॉरी ρ2। ऊपर वाले से देखते हैं ρ2, लेंथ। अच्छा मेरे को वॉल्यूम पता नहीं है, क्या मैं एरिया इंटू लेंथ बोल सकता हूँ? इंटू जी, प्लस ऊपर वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से ρ1, एरिया वही, लेंथ वन और जी। तो बेटा मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 इंटू ए जी। तो देखो इसमें आप कुछ भी इसकी हाइट करो, उसका कोई यूज आ रहा है क्या एफ थ्रस्ट में? इसकी हाइट पहले h1 दे रखी थी, लेट अस सपोज, अब इसको बढ़ाकर मैंने h2 कर दी, कोई फॉर्मूले में यूज ही नहीं है h1 h2 का, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। क्या चीज? फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को, लेंदी वाले? मानसी आपको क्या हो गया, आप कैसे टेंशन में बैठे हो? लग रहे हो टेंशन में, क्या हो गया? कुछ तो है बेटा, है ना? एग्जाम्स की टेंशन, है ना? घर से डांट पड़ी है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन। A boat containing a boat containing some piece of material is floating on a pond. Is floating on a pond. What will happen to the level of water in the pond on unloading the pieces in the pond? Pieces in the pond. If A और B करके लिख लो, ए में लिखो फ्लोट, बी में लिखो सिंक। क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं। इसको ना आप नॉर्मल एक खिलौने के एग्जांपल से समझो कि आपके घर में कोई खिलौना है, ठीक है? तो ये एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास पानी भरा हुआ है,
और इस पे एक सस्ती वाली बोट थी आपके पास, वो चल रही थी, ठीक है। एक सस्ती वाली बोट चल रही थी जिस पे एक डब्बा रखा हुआ था, ठीक। और इसकी जो हाइट थी लिक्विड कॉलम की, ये HI थी। बोले यहाँ तक बात समझ आई। फिर आपने क्या किया, इस डब्बे को उठा करके छोड़ दिया। अब दो सिचुएशंस बनी। पहली सिचुएशन की या तो ये डब्बा हो सकता है इस बोट के साथ साथ तैर रहा हो, या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि या तो ये डब्बा पानी के अंदर सिंक कर गया हो और बोट तैर ही रही है। तो इन दोनों सिचुएशन में यहाँ पर एक हाइट H फाइनल होगी लिक्विड कॉलम की, दोनों कंडीशन में। ये H इनिशियल नहीं होगी अब। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों सिचुएशन में बताओ, पहले सिचुएशन में कि H इनिशियल H फाइनल क्या बराबर होंगे, क्या बड़े होंगे, क्या घट गया होगा लेवल। सेम इसमें भी चेक करना, मतलब कि ऑप्शन ABC करके देता हूँ। ऑप्शन ए HI इज इक्वल टू HF, ऑप्शन बी HI इज ग्रेटर देन HF, ऑप्शन सी HI इज लेस देन HF। ये दोनों के लिए, पहले फर्स्ट केस के लिए फिर सेकंड केस के लिए, कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। ABC में से कोई एक आंसर आएगा। वही तो आपको सोचना है ना कि जाएगा लेवल ऊपर या नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो आप बताओ। बस तो कॉमन सेंस ही आपके पास कि डब्बा अगर पानी के अंदर चल गया तो वॉल्यूम चेंज होएगा ही होगा, है ना। सोच के बताओ। अच्छा, कभी बर्फ में सॉरी पानी के ग्लास में आइस डाल के पानी पिया? तो लेट, ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके का है कि एक ग्लास ऑफ वाटर था, उसमें मैंने एक आइस क्यूब डाला। क्वेश्चन ये कि अगर वो आइस क्यूब मेल्ट हो गया तो उसके बाद वाटर का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा, वही सोचना। पानी है उसमें, आधा पानी भरा हुआ था पहले से उसमें मैंने एक आइस का क्यूब डाला। हाँ, तो पानी का कुछ चेंज हो गया होगा, पहले फिक्स हो गया। आइस ऐसा थोड़ी पानी में जाती मेल्ट हो जाएगी, ऐसा ही आइस लेते हो क्या? धीरे धीरे आइस मेल्ट होगी। मेरा क्वेश्चन है कि आइस पूरा जब कंप्लीटली मेल्ट हो गया तो वाटर लेवल बढ़ा कि कम हुआ? चलो पहले तो ये कर लेते हैं फिर उसकी बात करें। अच्छा, आंसर दूं? बड़ा शॉकिंग आंसर है इसका। आइस मेल्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाए। करके देखना घर पे, तो वही करके देखना फिर बताएंगे। चलो देखते हैं। अभी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप लोग करके बताना।
मैंने कहा ना बड़ा शॉकिंग है, बड़ा शॉकिंग आंसर। अच्छा ये तो मालूम है कि आइस को कभी भी पानी में डालते हैं तो वो 0.9 लेंथ ऊपर रहता है, ये मालूम है? एक्चुअली में अगर 10 सेंटीमीटर का आइस क्यूब अगर आप डालते हो पानी में, तो पानी के ऊपर सिर्फ 1 सेंटीमीटर दिखेगा, पानी के नीचे 9 सेंटीमीटर होगा। आइस का ये फिक्स है। जैसे टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था, उनको एक छोटा सा आइसबर्ग दिखा, वो सोचे छोटा सा ही तो है, दिमाग नहीं लगाया कि 9 गुना उसके नीचे है वो, और जाके भिड़ा दिया उसमें। तो एक्चुअली में आइस जितना पानी के ऊपर दिखता है उसके 9 गुना लेंथ नीचे होती है। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, मैं करूं? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ए है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर डायरेक्ट वैसे कॉमन सेंस से समझना चाहो, पहले कॉमन सेंस से समझाता हूँ, फिर नॉन सेंस से समझेंगे, ठीक है? कॉमन सेंस तो मेरा कह रहा है बेटा देखो कि देखो पहले ये दोनों बोट साथ में फ्लोट कर रहे थे, अब अलग अलग कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया, फ्लोट ही तो कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वाटर लेवल पे। पहले वाले का आंसर तो ए आ गया। दूसरे वाले के लिए, ये वाला ऑब्जेक्ट पहले फ्लोट कर रहा था, ठीक है, फ्लोट करने की वजह से वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से वाटर का लेवल रेज हो रखा होगा। लेकिन अब ये फ्लोट नहीं कर रहा, ये पानी के अंदर चला गया, क्या डिस्प्लेस वाटर का लेवल इसने कम कर दिया? ये वाटर का लेवल नीचे हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, एच फाइनल इज लेस देन एच इनिशियल। जैसे वो ब्लॉक उसके अंदर गया वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। अब समझो क्यों, फिर और समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। ये डूबा इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रही होगी, लेकिन जब तक ये ऊपर रखा हुआ था, मास दोनों केसेस में बराबर है, और उस वक्त इस बोट की वजह से तैर रहा था, नहीं खुद की वजह से तो नहीं तैर रहा था, तो बोट की वजह से बोट पानी इसको समझ के चल रही थी, 1 मिनट के लिए कॉमन सेंस से बता रहा हूँ मैं इसको आपको, पानी क्या सोच के चल रही थी कि इसकी डेंसिटी कम है तभी तो तैर रहा है, लेकिन आपने जैसे इसमें डाला इसकी डेंसिटी ज्यादा पता चल गई, इसको इसने डुबा दिया। अगर पानी भी आपकी तरह सोचता तो ये समझो, पहले ये इसको ज्यादा डेंसिटी की तरह कम डेंसिटी की तरह ट्रीट कर रहा था, अब इसको ज्यादा डेंसिटी की तरह ट्रीट कर रहा है। डेंसिटी मास सेम है तो वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा, पहले वॉल्यूम क्या रही होगी इसका मतलब ज़्यादा, अब वॉल्यूम क्या हो गई कम, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये बात समझ आई कि अभी भी नहीं आई? नहीं आई तो मैथमेटिकली करके देख लेते हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर ले। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर, सबसे पहले जब ये फ्लोट कर रहा था उस वक्त क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, अब थ्रस्ट फोर्स जो टोटल लग रहा होगा वो लग रहा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बोट प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, हाँ कि ना? ठीक है, या फिर मैं इस बात को फिलहाल के लिए, क्योंकि कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है, पूरा वॉल्यूम नहीं लेना चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, वी सबमर्ज्ड। जितना सबमर्ज हुआ होगा पानी में उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा ना, वी सबमर्ज इज इक्वल टू मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, यही तो पढ़ा है अपन ने। अब थ्रस्ट फोर्स आया ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से अगर देखो जी से जी गुजर गया, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू mass of block by density mass of boat divided by density of water plus mass of object by density of water होगा, हाँ कि ना? बोलो क्लियर हो? अब फर्स्ट केस करें, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, केस 1। देखो जब दोनों ही फ्लोट कर रहे थे तब दोनों के लिए अलग अलग निकालोगे सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो मैं निकालता हूँ वी सबमर्ज ऑफ बोट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी
दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बोट इंटू जी, जी से जी गुजर गया, और मेरे पास आया वी सबमर्ज बोट इज इक्वल टू एम बी बाय रॉ डब्ल्यू। ये सिर्फ बोट के लिए निकाला। अब ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम तरीके से निकालोगे, बोलो डायरेक्ट लिख दूं अब, वी सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बोलो हाँ कि ना। टोटल वॉल्यूम अगर मैं निकालूं सबमर्ज कितना है, इन दोनों को ऐड कर दे, और देखो क्या वो इसी के बराबर नहीं आ जाएगा जो पहले था। मतलब वाटर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बात समझ आई? सेम वॉल्यूम पहले था डिस्प्लेस वाटर, अभी भी डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम सेम आया। बोलो कोई प्रॉब्लम? इजी। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड, ये वाला टर्म तो अभी भी तैर रहा है, बोट, ये तो सेम आएगा। वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू एम बी बाय रॉ डब्ल्यू, क्योंकि बोट तो अभी भी तैर रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए चेक करें, ऑब्जेक्ट इस बार क्या कर गया, सिंक कर गया। सिंक कर गया तो मैं इस बार क्या बोलूंगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा सिंक कर गया है वो, बोल सकते हैं ऐसा। और अब जरा देखो आप ध्यान से, आप बोलोगे कि सर सम करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएगी, या फिर इसको चलो मैं और अच्छा करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या मैं यहाँ पर एक टर्म जोड़ सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पता है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही लिखा है मैंने। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यही होगा नेट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, सबमर्ज बोट की वजह से डिस्प्लेस हुआ होगा, और सबमर्ज सॉरी डूबे हुए ऑब्जेक्ट की वजह से, टोटल डिस्प्लेस वाटर यही होगा। तो इन दोनों का सम निकालोगे इस बार, तो आप बोलोगे नेट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यहाँ पर भी नेट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ही था, इज इक्वल टू एम बी बाय रॉ डब्ल्यू, ये दोनों में सेम टर्म है, प्लस एम नॉट बाय रॉ नॉट। ये नॉट क्यों लगा दिया मैंने, मतलब ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, समझ गए ना कहानी क्यों लिखा। अच्छा अब ये देखो जरा, अगर वो डूब गया है तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है कि कम है, ज्यादा रही होगी, मतलब ये पूरी टर्म एक छोटी टर्म बनेगी, पूरी टर्म एक छोटी टर्म बनेगी एज कंपेयर टू इसके, इसके कंपैरिजन में एक छोटी टर्म है। तो डिस्प्लेस वाटर में मतलब ये दोनों टर्म सेम, प्लस किया, एक तरफ बड़ी टर्म ऐड किया, मान लो इसकी वैल्यू अपने सॉल्व करके रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं 10 आ रही थी, इसकी वैल्यू रैंडमली सॉल्व करके 8 आ रही थी, तो बताओ नेट डिस्प्लेस्ड वाटर यहाँ ज्यादा दिखेगा कि यहाँ, ऊपर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ डिस्प्लेस वाटर कम है, डिस्प्लेस वाटर कम है इसका मतलब इसका लेवल क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। आगे बात समझ में? तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट अगर बोट से उतार के मैं उसको पानी में डालूंगा और वो डूब जाता है, तो वाटर का लेवल रिड्यूस होगा इंक्रीज होने के बजाय। यही सेम चीज आइस के केस में बता, देखो आइस के केस में ऑलमोस्ट इक्वल लेवल आ जाता है, उसका कारण कुछ और होता है, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप वाली वाली चीजें होती है कुछ, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा कम ही होगा, ज्यादा नहीं। ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो गया, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी, यानी वो अगर तैरते हुए ऑब्जेक्ट की बजाय में मैं देखूं, तो जो डिस्प्लेस वाटर कर रहा था, जो अलग से बाहर गिर रहा था उसमें, वो कम गिरेगा। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो डब्बे हैं, सेम वॉल्यूम का है, एक डब्बा पानी में डूब गया, एक तैर रहा है, तो मैं पूछूंगा कि दोनों में से कौन ज्यादा पानी बाहर निकालेगा, वो डिस्प्लेस वाटर कौन ज्यादा करेगा, जो डूब गया वो कम करेगा, ज्यादा नहीं वो कम करेगा। पहले तो देखो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम दिया तब तो दोनों ही एक तरह से आप मान सकते हो सेम कर रहे हैं। रुक जाओ इसको नोट करो, मैं बताता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन को ना थोड़ा क्लासिकल वे में लेके चलो, अच्छे से सॉल्व कर, एक बार इसको नोट करके समझ लो और फिर लिख लेना लास्ट में, वाटर लेवल विल फॉल। ये बड़ा गजब का कंसेप्ट है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी नहीं हटेगा।
वाटर लेवल विल फॉल। रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ वापस अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी कहानी आप लोग थोड़ा सा समझ ही नहीं पाए, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था ना बात आप लोग तक पहुंची। चलो अब इधर देखो, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास दो कंटेनर है बच्चों, दोनों कंटेनर में सेम लेवल ऑफ वाटर भरा हुआ था, ठीक है। मैंने इन दोनों में एक एक ब्लॉक डाला, दोनों ब्लॉक का मास सेम था, ठीक है। मास सेम था, मैं मास की बात कर रहा हूँ। ये वाला ब्लॉक इसके अंदर डूब गया, और ये वाला ब्लॉक एक्चुअली में कहीं पे फ्लोट कर रहा था ऐसा, ठीक है। ऐसे फ्लोट कर रहा था, मतलब पूरी तरीके से ना डूबा, कुछ पार्ट बाहर। अब मुझे सोच के बताओ दोनों में से कौन ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। जो पूरा सबमर्ज हुआ वही तो ड्रॉ ज्यादा वो करेगा वॉल्यूम डिस्प्लेस। क्या ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, ये इतना ही करेगा जितना इसके अंदर डिप है। बोलो ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा डिस्प्लेस वाटर रियल में तो कहीं से बाहर निकल के थोड़ी जा रहा है, रियल में तो इसी के अंदर है। तो ये बताओ ज्यादा डिस्प्लेस वाटर इसने किया कि इसने किया? इसने किया है ज्यादा डिस्प्लेस वाटर, यही आपको लग रहा है। चलो फिर से थोड़ा सा रिवर्स लेके आता हूँ, फिर से रिवर्स चलते हैं। अच्छा, इसमें से ये वाला पार्ट डूब गया, इसका रीजन क्या था? इसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी उसके कंपैरिजन में। इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी। ये बात मानते हो? डेंसिटी को क्या मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए बोल सकता हूँ, ऐसे इसको मास ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी बोल सकता हूँ। मास से मास कैंसिल आउट हो गया, इस टर्म को इधर चिपका देते हैं, इस टर्म को इधर चिपका देते हैं, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ वी बी इज ग्रेटर देन वी ए? ये क्या आ गया? तो प्रैक्टिकल केस में इसका वॉल्यूम भी तो ज्यादा रहा होगा ऑब्जेक्ट का। प्रैक्टिकल केस में अगर सोचो तो मास बराबर थे, इसका मतलब वॉल्यूम उसका ज्यादा रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ। और वॉल्यूम ज्यादा रहे तो बेटा डिस्प्लेस वाटर भी ये ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू। समझ गए? क्योंकि उसका वॉल्यूम खुद का ज्यादा था बेटा, ऑब्जेक्ट ही बड़ा हो गया अंदर से, क्योंकि वैक्यूम था उसके। मान के चलते हैं एक मिनट के लिए, तो उसने मतलब ये समझो कि एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल है, इसमें वाटर भरते हो आप लोग 1 लीटर, तो 1 kg मास होता है उसका। वही मर्क्यूरी भर दो कितना हो जाएगा? 13.6 किलोग्राम। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम तो दोनों का सेम था, मास किसका ज्यादा था? ठीक है, अब समझ आई बात? क्लियर हो? अगर मैं दोनों को पानी के अंदर डुबाऊं, वाटर बॉटल और मर्क्यूरी वाली बॉटल, दोनों डिस्प्लेस वाटर बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर दिया। इस केस में वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा एक बॉटल मर्क्यूरी भर दिया फुल, एक वाटर में वाटर भर दिया, दोनों को पानी में डुबाया, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम 1 1 लीटर था, डिस्प्लेसमेंट पानी के बराबर करेंगे दोनों, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का क्या है? बराबर। लेकिन अब अगर मैं रिवर्स कर दूं, 1 किलो पानी और 1 किलो मर्क्यूरी, कौन ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा? मर्क्यूरी कभी नहीं करेगा ना, मर्क्यूरी इतना सा हो जाएगा 1 किलो, और वाटर इतनी बड़ी बॉटल में आ रहा है 1 किलो, ठीक है ना। तो यही कहानी यहाँ भी तो हो रही है बच्चों। आप ये भी तो समझो कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मास दोनों का सेम है, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेस वाटर ये ज्यादा करेगा इसकी बजाय, इसलिए हाइट इसका ज्यादा होगा इसकी बजाय, बात खत्म। हाँ
अब पिछले केस में आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर वॉल्यूम तो सेम दे रखा था, नहीं, मास सेम दे रखा था, वॉल्यूम सेम नहीं था। वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार सिंक कर रहा है, एक बार सिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम में अलग अलग डिफरेंस था दोनों में, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में। ठीक है, डन। क्लियर हुआ आपके, नहीं हुआ इस बात के बाद? अभी भी नहीं आया मान। पक्का? तो आप ऐसे स्ट्रेस में क्यों दिख रहा है आज? स्माइल स्माइल नहीं दिख रही कुछ, कोई पंगा है क्या? पीटा इसने बगल में? मेरे को पक्का उम्मीद है जब छोटे बच्चों से चॉकलेट छीन के खा सकती है तो कुछ तो किया ही होगा इसने। सोचो बेचारा अपने बर्थडे में टॉफी बांटने के लिए पूरा डब्बा छीन लाई। नहीं बांटी थी, नहीं बांटी थी। बोलो कूद जा। अच्छा, इसी के कहने पर नेल्स खाते हो क्या आप? अच्छा, खुद की मर्जी से खाते हो। चलो, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर? डाउट? पक्का? थोड़ा सा फ्लूइड में सोचने पे जोर दो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़े, एक और अच्छा क्वेश्चन दूं। चलो टाइम कम है, अच्छा बायो की क्लास भी है शायद आप लोगों की, है ना? क्या? चलो तो फिर एक काम करता हूँ, बयान के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता आप लोगों को। लिखो टॉपिक हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका, अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स। वैसे वर्ड होना चाहिए फ्लूइड डायनामिक्स, हाइड्रो वर्ड ले लेते हैं क्योंकि हम लोग जनरली वाटर की ही बात करते हैं। वाटर को बोलते हैं ना हाइड्रो, हाइड्रो बोलते हैं वाटर को, एक्वा बोलते हैं। ठीक है, चलो। लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से हाइड्रोडायनामिक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसमें पहला टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चैप्टर का सेकंड सेक्शन, पहला सेक्शन था जब वाटर रेस्ट में था, अब वाटर मोशन में होगा तब क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं कई लोग। समझते हैं क्या होता है। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना मैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये आप लोग छोटे से होते हो ना तब से ये हरकतें करते आते हो, बस आज पहली बार पढ़ने की कोशिश करोगे। मैं चांटा मार दूंगा दीवा। ये एक पाइप है बच्चों, जिसमें इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। क्लियरली दिख रहा है अलग अलग एरिया है। तो आपने क्या किया, आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक पाइप से पानी फ्लो कर रहे थे आप, ठीक है, पेड़ों में पानी डालते थे, सडनली एक दूर पौधा दिखा और हमें एज यूजल चलने में जोर आता है, क्या करोगे? पाइप को थोड़ा सा आगे से प्रेस कर दोगे, क्या हो जाएगा? वाटर फ्लो दूर तक चला गया। ये क्यों हो गया? आप इसको बड़ी सिंपल सी भाषा समझो, प्रेशर आपने इंक्रीज नहीं किया, कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं किया आपने, आपने एरिया डिक्रीज कर दिया, यानी एरिया डिक्रीज करने से वेलोसिटी बढ़ गई। ये चीज समझ रहे हो? एरिया डिक्रीज करने से वेलोसिटी बढ़ गई। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जितना फ्लूइड यहाँ से आ रहा होगा उतना ही फ्लूइड तो यहाँ से बाहर जाएगा, यानी इनपुट अमाउंट इक्वल टू आउटपुट अमाउंट होगा। ये बात भी समझते हो? मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो V1
और यहाँ पर V2 था, यहाँ पर वाटर की मतलब लिक्विड की डेंसिटी ρ1, यहाँ पर ρ2 था, तो मैं बड़े सिंपल सी एक बात बोल सकता हूँ कि ρ1 A1 V1 जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, इस फ्लूइड के हर पॉइंट पर होगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी फ्लो। लेकिन एक बात याद करो, मैंने क्या बोला था, हम लोग जनरली किसके बारे में पढ़ेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ेंगे जिसका डेंसिटी हर जगह क्या हो, सेम। मतलब ये ρ1 ρ2 बराबर होंगे, तो मैं ρ1 ρ2 को हटा के क्या बोल सकता हूँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये V क्या है? वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी, लिख लेना। तो यानी एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करोगे एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये काम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा क्या होगा, A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यही कहानी समझो जरा, आपके ब्लड में यही होता है, जो आपका वेंस होती है ना, उसमें क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी क्लॉटिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है क्लॉटिंग, थोड़ी सी भी क्लॉटिंग हो गई, क्या एरिया रिड्यूस हो गया? एरिया रिड्यूस हुआ तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से आप लोग क्या बोलते हो, बीपी बढ़ जाना। समझ गए? क्लियर हुई है बात? तो ये इस वजह से होता है वहां पर। ठीक है, तो हम लोग बीपी हाई का मतलब समझ लो, सीधे सीधे क्लॉटिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर और ज्यादा ज्यादा नमक खाया करो। बीपी लो होने के पीछे एक दूसरी चीज काम करती है बॉडी में, बीपी लो इकलौती चीज कर सकती है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। और ये फीमेल्स में ज्यादा एक्टिवेट होता है, इसलिए फीमेल्स को गुस्सा कम आता है। हाँ, हाँ। अरे वो चैचा कर ले वो अलग बात है। ना 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 ना, गुस्सा कम का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, समझो। गुस्सा कम का मतलब है कि फीमेल्स में गुस्सा तो बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन ये चीज नहीं है गुस्से में ये उसको पीट दिया मार दिया, ये नहीं है। लेकिन अगर मेल्स में गुस्सा आता है तो फिर पता है ना क्या होता है, फिर वो हाथ पैर तोड़ने तक या तोड़वाने तक रुकते नहीं है फिर। ठीक है, तो इसलिए उनमें गुस्सा, मतलब मैं गुस्से के लेवल की बात कर रहा हूँ, गुस्से की जो लेवल है, एम्पलीट्यूड है, वो मेल्स में ज्यादा होता है। क्या? हाँ, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। हाँ, गुस्सा करते कम है वो अलग बात है, कि हमेशा गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनमें दूसरी प्रॉब्लम होती है, उनमें एड्रिलिन ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब थायराइड एक्चुअली में क्या होता है, उनके ये जो एडम एप्पल जो बोलते हैं ना अपन, इसके निकलने की वजह से थायराइड बेचारा काम नहीं कर पाता ज़्यादा मेल्स में। तो इस वजह से उनके अंदर क्या होता है कि एड्रिलिन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो एड्रिलिन क्या करता है, बीपी इंक्रीज करने का काम करता है। और ये और भी कई चीज़ों से एक्टिवेट होता है, साउंड से। तो ये साउंड से भी एक्टिवेट होता है, इसलिए याद करो, जब भी पहले अगर आपने देखा होगा कोई वॉर सिचुएशन होती थी, तो वॉर में पहले ढोल नगाड़े बजाते थे, शंख बजाते थे, वो इसलिए करते थे कि उनका बीपी हाई हो जाए पहले। नहीं, एक्चुअली में आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए, वो साउंड से एक्टिवेट होता है एड्रिनल, तो आपका बीपी हाई हो जाए, और उसके बाद फिर बस अब तो मार डालेंगे, काट डालेंगे, बस इतना ही सूझेगा, फिर आपको कुछ नहीं सूझेगा। तो इसलिए उसमें पहले शंख ढोल नगाड़े सब बजाए जाते थे, तो हाई वैल्यू ऑफ साउंड, जोर जोर से नारे लगवाए जाते, चिल्लाया जाता है, वो इसलिए किया जाता है, साउंड से आपके एड्रिनल की, मतलब एड्रिनल हार्मोन फटाफट फटाफट ज्यादा रिलीज हो जाए। तो आप आ जाओ गुस्से में, आज तो काट के रख देंगे। तो आर्मी में ऐसे इसलिए किया जाता है, पहले नारे लगाया जाता है, भारत माता की जय, जोर जोर से चिल्लाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। क्या? नहीं, ये एड्रिनल ग्लैंड का तो मैं बता रहा हूँ ना, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन उनमें थायराइड भी साथ के साथ होता है। थायराइड बीपी लो कर देता है, जितना एड्रिनल बढ़ाता है थायराइड उसको लो कर देता है। हाँ, वो बैलेंस हो जाता है। जैसे कुछ चीजें बॉडी में डिफरेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में, जैसे कि आई साइट, आपको पता होगा कि आई साइट सबसे बढ़िया फीमेल्स की होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। जैसे मेल्स को अगर अपने राइट साइड में देखना तो पूरा गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा, फीमेल्स में ऐसा नहीं, वो देख सकते हैं आराम से, इजीली देख सकते हैं। मेल्स में ऐसा नहीं होता, उनको देखना है, अरे उधर देख, वो देखेगा पूरा घूम कर। ठीक है, फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इस वजह से फीमेल्स कैन बी अ गुड ड्राइवर, कैन बी, संभावना होती ही है। हाँ बता, कुछ पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनकी आईसाइट अच्छी होती है इस वजह से, विजन कैप्चर काफी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल्स।
कैप्चर फटाफट कर लेते हैं, इसलिए मेल्स में आपने देखा होगा कि कलर का कॉम्बिनेशन बहुत गंदा होता है। हाँ, मेल्स कलर ज्यादा नहीं पहचानते, फीमेल से पूछो कलर्स। हाँ, तो कलर पता ही नहीं है उनको एक्चुअली में, वो उनकी कमी है, करेंगे क्या। मेरे साथ, मैं खुद के साथ बीती हुई बात बता रहा हूँ, मैं शैम्पू की जगह कंडीशनर से नहा के आ गया। और फिर माँ के बाद देख रहे कौन सा शैम्पू है। मैंने, हाँ हाँ, मैं, अरे तो मैं तो नहीं पढ़ा एक्चुअली में, वो पाउच था और मैंने पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा यूज किया और वो देखा कि मैंने ये झाग क्यों नहीं आ रहा, कैसे घटिया शैम्पू है। फिर बाद में पता चला कि वो कंडीशनर रखा था वहां पर। तो ये होता है मेल्स में प्रॉब्लम, बाल झड़ते हैं कंडीशनर से। कंडीशनर से नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को इतना आइडिया ही नहीं, मैंने कहा ना। हाँ, मेरे को नहीं आइडिया, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आइडिया, मतलब बस शैम्पू की तरह लगा दिया उसको। डन, समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब अगर मैं इस पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट पे चेक करूं तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3 इक्वल टू a4 v4, ये हमेशा वैलिड होगा। यहाँ पर आप लोग क्लियरली लिख लो a फॉर एरिया, v फॉर वेलोसिटी, वरना वॉल्यूम वॉल्यूम करके गलत करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉब भी बनाया कि वो v वाला मैं सीधा बनाता हूँ, ये नॉब वाला बनाता हूँ। वॉल्यूम है, वॉल्यूम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, डायनामिक्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड की वेलोसिटी है, कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड की वेलोसिटी है तो वो डायनामिक्स है। अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड की वेलोसिटी नहीं है तो स्टैटिक है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक डब्बे में मैंने ऐसे पानी भर दिया और इस डब्बे को लेके इधर भाग रहा हूँ, तो ये स्टैटिक्स है, क्योंकि डब्बे और वाटर के बीच में कोई वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पाइप और वाटर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये डायनामिक्स है। इसलिए देखो, मैंने अपन वहां पर जो एंगल वाला एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन करा था, वहां पर क्या क्या आता है, स्टैटिक्स में पढ़ा था मैंने, जब वो लेयर बन रही थी ऐसे, है ना, स्टैटिक्स में। क्या बेटा, कंटेनर के एस्पेक्ट में एक बार मान लो इस पे, इस पोजीशन पे आ गया, आपने कहा एक्सेलरेशन से चल रहा था, इस पोजीशन पर आ गया एक बार, उसके बाद तो मूव नहीं कर सकता, उसके बाद तो कांस्टेंट लेयर पे पड़ा रहेगा, बना रहेगा ना, इसलिए। ठीक है, स्टे ऑन द कॉल। अरे यार, किसी समझदार को आगे बैठाया करो। ठीक है, डन। आगे स्टार्ट होता है इसके बाद एक अगला टॉपिक, अभी लिखना मत, बर्नौलीज थ्योरम। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड हार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। आगे जितना भी पढ़ोगे वो बर्नौली थ्योरम से ही समझ में आएगा। ठीक है, एक टर्म में लिखवा देता हूँ, हेड, सर वाली स्पेलिंग हेड लिखो, हेड। ये हेड होता क्या है, यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हेड। हेड क्या होता है, तो लिखो, इट इज द रेशो ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या एनर्जी एंड वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, देखो ये हेड वर्ड यूज होगा तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। मैं बोलूंगा ग्रेविटी हेड, मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं बोलूंगा पोटेंशियल हेड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक हेड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हेड के नाम से कंफ्यूज मत होना, ये पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर हेड वर्ड यूज करूंगा मैं। ठीक है, हेड, HEAD, वही हेड, सर वाला हेड। ठीक है, डन। चलो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, बर्नौलीज थ्योरम, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं अभी के लिए उसको पॉज लगा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।